गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से ना वो असाइनमेंट ओपन कर लो, फिर उसको डिस्कस करते हैं हम। हाँ, मेरे को कोई बताएगा कल हमने कहाँ तक किया था वो सॉल्व, कौन से क्वेश्चन तक? शायद इसका हमने जो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर एंड ये वाली असाइनमेंट थी उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमने कल कर लिया था कि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या दिया हुआ है। एक एक्साइटेड स्टेट दी हुई है उन्होंने, 2D 5/2, और ये स्प्लिट होती है सिक्स, ये स्प्लिट हो जाती है सिक्स हाइपरफाइन लेवल्स में, सिक्स हाइपरफाइन लेवल्स में स्प्लिट हो जाती है। उन्होंने और क्या दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस बिटवीन दी टू हाइपरफाइन लेवल्स। वही आपके पास बहुत सारे लेवल्स के बीच में इन्होंने डिस्टेंस दे दिया गया है। मतलब सिक्स लेवल्स होते हैं ना, और सिक्स के सिक्स लेवल्स के बीच में इन्होंने डिस्टेंस दे दिया है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने क्या पूछा है, द न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब आई की वैल्यू हमें पूछी गई है। हमें आई की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या निकालना है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट हमने फाइंड करना है। तो ये दो चीजें हमने निकालनी है। तो सबसे पहले अगर हमने आई की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम लोग इसको 2D 5/2 को देखते हैं। हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में होता क्या है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में ये एफ एनर्जी लेवल्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। एफ एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है। और एफ क्या होता है, I - J to I+J। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जे की वैल्यू तो हमें दे रखी है 5/2, बट हमें आई नहीं पता, हमें आई नहीं पता। बट यहाँ पे हमें एक चीज दे दी गई है कि ये सिक्स एनर्जी लेवल्स में क्या होने वाला है, स्प्लिट होने वाला है। ये दे दी, ये दे दिया हमें, ये सिक्स एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होने वाला है। ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी दे दिया गया है। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव हाइपरफाइन लेवल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी आपको दे दिया गया है। जैसे इन दोनों के बीच में अगर आप डिस्टेंस देखोगे 0.236 पर सेंटीमीटर आएगा। इन दोनों के बीच में देखोगे 0.312 पर सेंटीमीटर आएगा। अगर आप इन दोनों के बीच में देखोगे 0.391 पर सेंटीमीटर आएगा। फिर इन दोनों के बीच में देखोगे तो 0.471 पर सेंटीमीटर आएगा। ऐसे ही इन दोनों के बीच में देखोगे 0.511 पर सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है। तो यहाँ से आई की हमने वैल्यू निकालनी है। कोई लगा सकता है आइडिया कि कैसे निकलेगी आई की वैल्यू? किया है किसी ने ट्राई ये? हाँ जी, किसी ने किया है ट्राई ये क्वेश्चन कि किसी से भी नहीं हुआ? मैम आई की वैल्यू 9/2 आएगी। आई की वैल्यू 5/2, सेवन बाई टू 9/2, 9/2। बाई टू 9/2 कैसे आई? मैम ये 6 लेवल्स में हुआ ना, इसके 6 लेवल्स बने हैं ना, तो और J किसी माइनस के भी नाइन। सिक्स लेवल्स नहीं बन रहे? नो मैम। यहाँ पे देखो, हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं इसका, हम लोग ऑप्शन से चेक कर सकते हैं।
जैसे हमारे पास जे की वैल्यू हमें 5/2 दे रखी है, ठीक है। जे की वैल्यू हमें 5/2 दे रखी है, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। ए ऑप्शन दे रखा है आई की वैल्यू 1/2 है। बी ऑप्शन दे रखा है आई की वैल्यू 3/2 है। सी ऑप्शन दे रखा है 7/2 है। डी ऑप्शन दे रखा है 9/2 है। तो यहाँ से अगर हम एफ निकालें फर्स्ट ऑप्शन को लेके, तो 1/2 माइनस 5/2 से 1/2 प्लस 5/2, तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यूज बन जाएंगी? ये बन जाएगा आपके पास 4/2, मतलब 2 से लेके 6/2 3। तो यहाँ पे तो सिर्फ दो ही वैल्यूज आ रही हैं, तो हमारे पास तो 6 लेवल्स बन रहे हैं। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऐसे ही इधर देखते हैं, I-J2 I+J होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू 3/2 है, जे की वैल्यू 5/2 है। तो यहाँ से आप करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? एफ की वैल्यू 2/2 ये बन जाएगा आपके पास 8/2 4। तो यहाँ पे कितने वैल्यूज बन जाएंगी? 1 2 3 4, तो ये 4 लेवल्स आ रहे हैं सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। ऐसे ही आप 7/2 को लेके करके देखो, 7/2 माइनस 5/2 टू 7/2 प्लस 5/2। तो यहाँ से करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? 2/2 1 आ जाएगा, 12/2 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास लेवल बनेंगे 1 2 3 4 5 6, ये बन रहे हैं 6 लेवल्स, तो इसमें भी बन गए। ऑप्शन यस नंबर मैम। सी में भी 6। और अगर आप 9/2 लेते हो, के अगर आप डी ऑप्शन चेक करते हो, तो एफ की वैल्यू बनेगी 9/2 माइनस 5/2, तो 9/2 प्लस 5/2। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा? 9 - 5 4 4/2 2 आ जाएगा। 2 9 + 5 आपका 14 बन जाएगा, 14/2 7। तो यहाँ से आपके पास क्या लेवल्स बनेंगे? 2 3 4 5 6 7। दो में लेवल्स बन चुके हैं 6। ऑप्शन नंबर फिर हम सी और ऑप्शन नंबर डी, दो ऑप्शंस आ चुके हैं जिसमें क्या है, लेवल्स 6 आ चुके हैं। अब बोलो कैसे करोगे इसको आगे? लोएस्ट वाली हो लेंगे जाना मैम। है जी। लोएस्ट वाली लेंगे वैल्यू। लोएस्ट वाली कैसे चूज करेंगे हम? ये तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। लोएस्ट वाली कैसे चूज करेंगे? हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में हमने और क्या क्या पढ़ा था? देखो अब हमारे पास यहाँ से एक चीज तो क्लियर होती है कि अगर मैं ऐसे एफ की वैल्यू से चेक करने जा रही हूँ, तो मेरे को क्या मिल रहा है? दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक सी ऑप्शन में 6 लेवल्स बन रहे हैं और एक बन रहे हैं डी में 6 लेवल्स। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब मेरे को अपने जो, क्योंकि हमें एक और चीज इन्होंने मेंशन कर दी गई है ना, कि एनर्जी लेवल्स में जो डिफरेंस है वो मेंशन कर दिया गया है। एनर्जी लेवल्स में जो डिफरेंस है वो मेंशन कर दिया गया है। तो अगर एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस मेंशन कर दिया गया है,
तो हम लोग इसका यूज करके अब देखेंगे कि कौन सा हमारी आई की वैल्यू आएगी। और एक यहाँ पे क्वेश्चन में एक हाइपरफाइन स्ट्रक्चर उन्होंने पूछा हुआ है, तो उसकी भी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। अब उसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, शायद से ये मैंने अभी तक नहीं करवाया है, कि अगर आप दो एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस देखते हो डेल्टा ई, वो किसके इक्वल होता है? ए टाइम्स F+1 के इक्वल होता है। ठीक है, शायद से ये मैंने अभी तक क्लास में नहीं करवाया है। फॉर हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, और हाइपरफाइन स्ट्रक्चर डेल्टा ई, दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? ए होता है हमारा हाइपरफाइन कांस्टेंट। ए क्या होता है हमारा? हाइपरफाइन कांस्टेंट। और यहाँ पे मैंने क्लास में ये पहले भी बताया हुआ है कि जब भी हम लोग डेल्टा ई लेते हैं तो एफ है वो हमें क्या लेना होता है? लोएस्ट लेना होता है। एफ हमें क्या लेना होता है? लोएस्ट लेना होता है। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, दो एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस फाइंड करके देख सकते हैं कि क्या जो वैल्यू आ रही है एफ की, ठीक है, जो एफ की हमारी वैल्यूज है, जैसे चाहे वो 1 2 3 आएंगी, जब 4 5 6 आए, क्या आ रही थी वैल्यूज, जब 1 2 3 से स्टार्ट होंगी या फिर 2 3 4 से स्टार्ट होंगी, यहाँ से हम लोग आइडिया ले सकते हैं। तो इसके लिए अब हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यूज है, एनर्जी लेवल्स के बीच में ये डिफरेंस है के पास। एफ हमने यहाँ पे लोएस्ट लेना होता है। एफ हमने क्या लेना होता है? लोएस्ट लेना होता है। सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर डी को लेके चलती हूँ। ऑप्शन नंबर डी को लेके चलती हूँ तो उसके एनर्जी लेवल्स क्या आ रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी के 2 3 4 5 ऐसे आ रहे हैं। इसके लिए एफ की वैल्यू आ रही है 2, इसके लिए एफ की वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। कितने एनर्जी लेवल्स बने हैं? 3, एक और आएगी, 7 भी आएगा। ओके, यहाँ पे 7 भी आएगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, बताएगा कोई कितना लिखा हुआ है स्टेटमेंट में? जीरो पॉइंट एनर्जी डिफरेंस थ्री सिक्स 0.236। इन दोनों के बीच में? 0.312। इन दोनों जीरो के बीच में पॉइंट आपको दे 0.391। 0.47। 0.551। तो हमें डेल्टा ई में जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है कि क्या मतलब F2 से स्टार्ट होने वाले हैं या F3 से स्टार्ट होने वाले हैं। अब जस्ट हमने इतनी चीज चेक करनी है। हाँ, एक मिनट रुकना।
ना ऐसे ही रहना 2 मिनट, मैं ना पानी पी के आती हूँ। ऐसे ही रहना 2 मिनट। देखो अब हमें डेल्टा ई में जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखनी है। फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट लेवल की बात करती मैडम हूँ। एक लैंडेज इंटरवल रूल होता है ना कि एनर्जी डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एफ होता है। तो यही है वो। ये जो आपने है, ये इसमें ये जो फॉर्मूला इसमें एफ लोएस्ट लेते हैं, लेकिन एक नहीं, मैं बताती हूँ। डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एफ होता है मैम। मैं बताती हूँ। चाहे आप, दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं। अगर आप डेल्टा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ लेते हो, तब आप एफ लेते हो हाईएस्ट। ठीक है। अगर आप डेल्टा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ प्लस वन लेते हो ना, तो एफ वहां पे आपने लोएस्ट लेना होता है। बस इतना फर्क है, और तो कुछ मैम भी नहीं एफ होता। को अगर हम हाईएस्ट लेके चलेंगे ना, तो फिर हम्म। डी ऑप्शन बनेंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे हम, फिर अगला रूल लगाएंगे डेल्टा ई इज इक्वल टू ए इंटू एफ प्लस वन वाला, तो आ जाएगा आंसर। तो एफ को हम टू मान के, मतलब हाईएस्ट वैल्यू वाले है 2 3 4 5 6 7, और उसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो 7 वाले ऑप्शन को लेके चले तो लोएस्ट वैल्यू 2 बनेगी। तो 2 पुट करेंगे हम, तो ए इंटू टू प्लस वन 3, और डेल्टा ई 0.236 लेके करेंगे, तो आंसर आ जाएगा। आ जाना चाहिए आंसर, तभी तो मैंने बोला था कि ये आ जाना चाहिए था आपका आंसर। शायद से मैंने ये क्लास में पहले भी करवाया था। डेल्टा ई की वैल्यू लिखवाई जरूर होगी आपको। तो अब देखो यहाँ पे, सबसे पहली चीज, अगर मैं एफ की वैल्यू 2 ले लेती हूँ, कि एफ की वैल्यू 2 लेती हूँ, क्योंकि हमने लोएस्ट वाली वैल्यू रखनी होती है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू ए एफ 2 + 1 हो जाएगा। डेल्टा ई की वैल्यू, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 0.236 इज इक्वल टू ए इंटू थ्री। यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 0.236/3। इसको कैलकुलेट करके कितना बनेगा, जीरो 0.078। 0.78 ये बन रहा है। यहाँ से देखो, हमें सबसे पहली चीज, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, जो कांस्टेंट की वैल्यू पूछी हुई थी ना उन्होंने क्वेश्चन नंबर थर्ड में, वो पता चल गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो हमें हाइपरफाइन कांस्टेंट की वैल्यू पूछी थी, वो पता चल गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2, जैसे एक स्टूडेंट ने अभी बता ही आपको दिया है कि हम लोग इसी रूल से निकाल सकते हैं, इसी रूल से हम लोग चेक कर सकते हैं कि
एफ की वैल्यू हमने 9/2 लेनी है या 7/2 लेनी है, हमने क्या लेनी है, जो डेल्टा ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाईएस्ट वैल्यू के। तो हाईएस्ट हमारी किस में आ रही है, वो हमारी इसमें ही आ रही है, F7 वाले में ही आ रही है। ठीक है, जो डेल्टा ई है हमारा रूल क्या होता है, रिपीट कर देती हूँ। डेल्टा ई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F+1 के। ठीक है, जा तो आप एफ यहाँ पे लोएस्ट ले लो, ठीक है, या तो आप एफ यहाँ पे लोएस्ट ले लो, F+1 लेना पड़ेगा अगर आप एफ लोएस्ट लेते हो, या फिर आप क्या लिया करो, एफ ले लो और एफ यहाँ पे क्या कर दो, हाईएस्ट कर दो, दोनों सेम ही बात है। क्योंकि अगर मान लो आप एफ की वैल्यू 6 ले रहे हो लोएस्ट वाली, ठीक है, तो 6+1 करोगे 7 आ जाएगा। इसको मैं ना चीज को रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया, डेल्टा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F+1 के। ठीक है, एफ इधर आपने क्या लेना है, लोएस्ट। दो एनर्जी लेवल्स है, एक F6 है, एक एफ हमारे पास 7 है। तो अगर आप लोएस्ट वाला लेते हो तो क्या बनेगा, 6+1 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा रूल लिखूं कि एफ डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, सिर्फ एफ लिखा है तो एफ हमने क्या लेना है, हाईएस्ट। तो इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है, 7, तब भी तो सेम ही चीज निकल के आएगी। ठीक है, तो चाहे आप दोनों में से कोई एक रूल याद रख लो, जो मैंने लिखवाया था कि डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे ए आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, F+1 आ जाएगा। तो ये हमारा रूल होता है, ये लैंडेज इंटरवल रूल बोला जाता है इसको। इंटीग्रल रूल होता है, इंटरवल रूल होता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास रूल। तो ये चीज इंटरवल इम्पोर्टेंट, रूल होता है मैम। हाँ इंटरवल रूल, इंटीग्रल कुछ ऐसा होता है रूल। तो ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। शायद से ये वाला फॉर्मूला मैंने जब अब हमने हाइपरफाइन स्ट्रक्चर करवाया था उस टाइम पे भी करवाया होगा, उस टाइम पे भी ये करवाया होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग ऑप्शंस चेक करें, अब इसी चीज को लेके मैं क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो डेल्टा ई है वो हमारी हाईएस्ट वैल्यू के साथ प्रोपोर्शनल होता है। तो एक तरफ आपके एनर्जी लेवल्स ऐसे बन रहे थे, 1 2 3 4 5 6, एक तरफ आपके एनर्जी लेवल्स बन रहे हैं 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जो हाईएस्ट वाली वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, इसमें आ रही है, हाईएस्ट वाली वैल्यू इसमें आ रही है। तो हाइपरफाइन रूल हमारा इसमें ही क्या हो रहा है, ओबे हो रहा है रूल हमारा। तो आई की वैल्यू हम लोग 9/2 लेके चलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिसकी वैल्यू हाईएस्ट आपने वही लेना है, दोनों में 6 6 ही आ रहे हैं, तो जिसमें हाईएस्ट वैल्यू आ रही है आपकी वही हम लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हाईएस्ट वैल्यू 9/2 की आ रही थी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9/2। अब हमें डेल्टा ई से वो पता चल गया था। ठीक है, डेल्टा ई से हमने किसी भी एक एनर्जी लेवल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वहां से आपको ए की वैल्यू, जो क्वेश्चन नंबर 3 था हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, वो पता चल जाएगा, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट था वो पता चल जाएगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी किसी मैम, भी स्टूडेंट, यहाँ पे हाँ जी, एफ की वैल्यू 2 कैसे ली? उसकी वैल्यू जब 2 डेल्टा कैसे ई, ली? हम्म, यस मैम, जब डेल्टा ई निकाला। मैं पहले बिल्कुल लोएस्ट वाले दो को उठा लिया मैंने, एक एफ की वैल्यू 2 ले ली, एक एफ की वैल्यू 3। इन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, 0.236 पर सेंटीमीटर, यही है ना। तो अब डेल्टा ई हमारे पास होता है AF+1 के, जो एफ होता है वो हमने लेना है लोएस्ट वाला। तो अगर हमने इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस देख रहे हैं तो क्या बनेगा, 0.236 इज इक्वल टू ए एफ। इन दोनों में से लोएस्ट कौन है, F2 है या 3 है, लोएस्ट होता है F2। तो 2+1 लिखूंगी, 0.236 इज इक्वल टू ए इंटू 3। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 0.236/3। तो यहाँ से आ जाएगा 0.078 पर सेंटीमीटर यूनिट चल रही है इधर। तो ए की वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी। अभी क्लियर है ये कैसे लिखा है? यस मैम, पर इसमें तो मैम अभी जैसे ये 6 ट्रांजिशन 11 बन रहे ना, एफ की जो वैल्यू जी, 7 तक नहीं जा रही है। नहीं फिर वो तो हाईएस्ट आपने तो किसी 7। दो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स तक लेना है ना, चाहे आप इन दोनों का ले लो,
चाहे आप इन दोनों के बीच में ले लो, किसी के भी बीच में लेके आप डिफरेंस निकाल सकते हो, एक ही वैल्यू सेम मिलेगी। सेम ही आ रही मैम, सेम ही आ रही। सेम ओके ही मैम, एक आएगी, ही वैल्यू के लिए लेना है, आप जो मर्जी लो। चाहे जो मर्जी लेवल ले लो। ओके ओके मैम। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द नंबर ऑफ हाइपरफाइन कंपोनेंट्स इन दी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है 2p 1/2 टू 2s 1/2 ऑफ एन एटम विद द न्यूक्लियर स्पिन आपको दे रखी है आई की वैल्यू 1/2। नंबर ऑफ हाइपरफाइन स्ट्रक्चर मतलब हाइपरफाइन कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ हाइपरफाइन कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, तो कैसे करेंगे फाइंड? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अब इधर इधर ट्रांजिशन आपको दे रखी है 2p 1/2 से 2s 1/2 तक जा रहे हैं। इसके लिए j की वैल्यू 1/2 है, i आपको 1/2 दे रखा है, j की वैल्यू 1/2 है, i आपको 1/2 दे रखा है। ठीक है, आगे ये हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, वो f वैल्यूज में स्प्लिट हो जाता है। f क्या होता है, i माइनस j टू i प्लस j। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, 1/2 माइनस 1/2 टू 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ से अब हमारे पास f की वैल्यूज आ जाएंगी 0 टू 1, दो वैल्यूज बन जाएंगी आपके पास। दो वैल्यूज बनेगी, एक बनेगी f1 और एक बनेगी 0। ऐसे ही नीचे वाले से भी आप f की वैल्यू निकाल लो, f की वैल्यू निकालोगे 0 एंड 1, दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये भी आगे दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होगा, एक 1 में एक 0 में। अब उसके बाद अब उसके बाद यहाँ पे हमने स्प्लिट कर लिया। अब हमने क्या करनी है, ट्रांजिशन करनी है। तो ट्रांजिशन रूल लगाना पड़ेगा। ट्रांजिशन रूल क्या होता है, जीरो मतलब जो डेल्टा एफ है वो जा तो जीरो होना चाहिए या फिर +-1। और एक रूल और क्या था कि 0 टू 0 ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, F0 ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो ये दो रूल्स थ्री को लाइन। ध्यान में रखते हुए हमने क्या करनी है, ट्रांजिशन। 1 से 1 जाएंगे, डेल्टा में चेंज 0 आएगा, हो सकती है ट्रांजिशन। ठीक है, तो 1 से 1 ट्रांजिशन पॉसिबल है, 1 से 0 जाएंगे वो भी पॉसिबल है। ठीक है, दो हो गई। 0 से 1 जाएंगे वो पॉसिबल है, 0 से 0 पॉसिबल नहीं है। इसलिए टोटल कितनी ट्रांजिशन बन रही है, 3। तो 3 ही हमारे कंपोनेंट्स आएंगे। जितनी ट्रांजिशंस होंगी उतनी क्या बनती है, स्पेक्ट्रा में लाइंस बनती हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैम हाँ जी, मैम इस क्वेश्चन में हम पूरे डायग्राम बना के ही सॉल्व करेंगे या कोई और भी ट्रिक होगी इसको सॉल्व करने के लिए? यही है ट्रिक, तो इसकी ट्रिक नहीं है कोई, क्योंकि एफ की वैल्यू सबको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो आपको डायग्राम बना के सॉल्व करना पड़ेगा। उसके मैम बाद नेक्स्ट आ जाता, एफ की वैल्यू पूछिए तो i प्लस जे टू i माइनस जे करके नहीं निकाल सकते? पर उसमें ये आंसर जीरो सही नहीं आएगा। ट्रांजिशंस करके देखनी पड़ेगी ना। अगर स्प्लिटिंग पूछा हो कि नंबर ऑफ लेवल्स कितने में स्प्लिट होगा, तो वो तो आप बता सकते हो ना कि 2f+1 में होगा। बट जब कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं तो आपको ट्रांजिशन करके देखनी पड़ेगी, वहां पे ये भी देखना पड़ेगा कि 0 टू 0 ट्रांजिशन नहीं होनी चाहिए। ये तो आपको ट्रांजिशन करके ही पता चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, the hyperfine splitting of spectral line of an atom is due to। हाइपरफाइन जो स्प्लिटिंग होती है ये किसकी वजह से होती है, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग ये होती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन की वजह से। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन की वजह से होती है, मतलब न्यूक्लियर स्पिन जो आई होती है और इलेक्ट्रॉन का जो जे। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं, ये मुझे पता है
ठीक है। तो ऑप्शन, अगर मैं ऑप्शन चेक करूं, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, कपलिंग बिटवीन द स्पिन ऑफ टू एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स। कपलिंग बिटवीन स्पिन ऑफ टू एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स, स्पिन की कपलिंग से तो नहीं होती है, तो ए तो ऑप्शन नहीं होगा। कपलिंग बिटवीन द स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जे की वजह से होती है, नहीं होती जे की वजह से, उसकी वजह से फाइन स्ट्रक्चर बनता है। फिर ऑप्शन नंबर सी, द कपलिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड न्यूक्लियर स्पिन, सी ऑप्शन बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। the electron spin and the मैम हाँ जी, कहीं और पे भी एक क्वेश्चन था, विद एक्सप्लेनेशन दिया था, तो उस पे ऑप्शन बी दिया है उन्होंने। इलेक्ट्रॉन की वजह से बिल्कुल भी नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। फाइन दो चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग, एक फाइन स्ट्रक्चर पढ़ा है, एक हाइपर फाइन। फाइन स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन में मतलब जे होता है ना, जे की वजह से होती है, और जे क्या होता है, L-S टू L+S। इसमें होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर की कपलिंग की वजह से फाइन स्ट्रक्चर बनता है। बट हाइपर फाइन स्ट्रक्चर न्यूक्लियर स्पिन और इस इलेक्ट्रो मतलब आई और जे की कपलिंग की वजह से बनता है। मतलब सारा तो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर एफ से बनना है, एफ नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट हो जाए, वो होता है I-J टू I+J। किसी का माइक ऑन है, उसको ऑफ कर लो। तो ये वाला ऑप्शन सही बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर कहीं पे भी ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है ना, वो टोटली गलत है। वो फाइन स्ट्रक्चर के लिए सही हो सकता है, हाइपरफाइन के लिए नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ Na विद न्यूक्लियस, आपको ये दे रखा है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ Na। क्या दिया हुआ है आपको, 2p3/2 विद न्यूक्लियर स्पिन, विद न्यूक्लियर स्पिन, आई की वैल्यू आपको 3/2 दे रखी है, हैज 1 स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट्स। तो इसको स्प्लिट करके देखना पड़ेगा आपको। तो आपके पास से ये आपको लेवल दे रखा है 2p3/2, जे की वैल्यू आपको 3/2 दे रखी है, आई की वैल्यू 3/2 दे रखी है। तो अब यहाँ से हमने एफ की वैल्यू निकालनी है। एफ हमारा क्या होता है, I-J टू I+J, I-J टू I+J। तो यहाँ से आपके पास एफ की क्या वैल्यू निकल आएगी, 0, 2, 6/2, 3, मतलब एफ की वैल्यू आपकी 0, 1, 2, 3 ये बन जाएगी। तो ये कितना बनेंगे, 4 स्टेट्स में डिवाइड हो रहा है, ये आपका 4 स्टेट्स में डिवाइड हो रहा है, एफ की वैल्यू 3, 2, 1, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 स्टेट्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 स्टेट्स। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन मैम नंबर, हाँ जी, मैम एक मिनट बताना जरा, आपने जो बताया ना अभी कि जो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और जो फाइन स्ट्रक्चर होगा वो किसके कारण होता है, अभी अपने बैक स्लाइड में बताया फाइन था। स्ट्रक्चर, एक फाइन स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, एक हाइपर फाइन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। फाइन स्ट्रक्चर होता है जे की वजह से, जे क्या होता है, L-S टू L+S, जे वैल्यूज में स्प्लिट नहीं होता वो, हम लोग कोई भी करते हैं उसमें जे वैल्यूज में स्प्लिट करते हैं। स्टार्टिंग में बोहर मॉडल में देखो, हमने जे वैल्यूज में स्प्लिट किया था उसको, मैंने एक दिन पूरा लेक्चर भी लगाया हुआ है फाइन स्ट्रक्चर एंड हाइपर फाइन स्ट्रक्चर के ऊपर। तो वो जे वैल्यूज में स्प्लिट होता है, तो जे वैल्यूज में स्प्लिट, जे बनता कहाँ से है, जे बनता है एल और एस की कपलिंग से, मतलब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पिन क्वांटम नंबर, एस क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्बिटल एंड स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कपलिंग की वजह से हमारा फाइन स्ट्रक्चर बनता है। बट जो हाइपर फाइन है वो एफ वैल्यूज में स्प्लिट होता है। एफ क्या होता है, I-J टू
I+J। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखने की जरूरत है कि जो फाइन स्ट्रक्चर है वो J वैल्यूज में स्प्लिट होता है और जो हाइपरफाइन है वो F वैल्यूज में। तो J बनता कैसे है, L-S टू L+S, सारा आंसर सिर्फ इसी में है। और F हमारा कहाँ से बनना है, I-J टू I+J। तो I होता है न्यूक्लियस की स्पिन, ठीक है, न्यूक्लियस की स्पिन है। और J क्या है, एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का। ये क्या है, क्वांटम नंबर है, टोटल क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन का। तो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जब इंटरेक्शन होती है तब हमारे पास हाइपरफाइन स्ट्रक्चर बनता है। तो इस चीज में मत कंफ्यूज होना कभी भी, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है एटॉमिक का। तो मैडम अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है ना इसका फाइन स्ट्रक्चर का, तो वो बनता इलेक्ट्रॉन है की स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से होगा ना। फाइन स्ट्रक्चर। हाँ, फाइन स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन स्पिन्स एंड ऑर्बिटल। तो फिर सी आंसर होना चाहिए ना, फाइन स्ट्रक्चर पूछा होता तो। अगर फाइन स्ट्रक्चर पूछा होता देन ऑप्शन बी होता। हाँ, ऑप्शन बी, बी। यस, फिर ऑप्शन बी होता। क्वेश्चन नंबर 6 तो हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन हाइपरफाइन इंटरेक्शन देयर इज अ कपलिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम J एंड न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम I। देखो बोल दिया इन्होंने, ये आपकी जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोली थी वो नेक्स्ट उसमें आ गई कि हाइपरफाइन इंटरेक्शन में क्या होता है, कपलिंग होती है J और I के बीच में, फॉर्मिंग रिजल्टिंग एंगुलर मोमेंटम F। The selection rule for the corresponding quantum number F in the hyperfine transition। तो ट्रांजिशन रूल क्या होता है हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में, वो होता है डेल्टा F की वैल्यू 0 और +-1 रहनी चाहिए और F0 to 0 ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट था कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सीजियम हैज द न्यूक्लियर स्पिन, आपको दे रखा है आई की वैल्यू 7/2। द हाइपरफाइन स्पेक्ट्रम ऑफ डी लाइंस ऑफ सीजियम एटम विल कंसिस्ट ऑफ। सीजियम, ये जब हमने जीमन वाली असाइनमेंट की थी उसमें शायद नहीं आया था क्वेश्चन। जैसे सोडियम का स्ट्रक्चर बना होता है ना वैसे ही सीजियम का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे सोडियम का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही सीजियम का स्ट्रक्चर बना होता है। इसमें सोडियम में हम लोग पढ़ चुके हैं D1 D2 लाइंस होती हैं, ऐसे ही इसमें भी D1 D2 लाइंस होती हैं। इसमें भी क्या होती है, D1 D2 लाइंस होती हैं। तो अब यहाँ पे अगर आपको न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 7/2 दी हुई है, आई जे की वैल्यू क्या होगी, हमने हाइपरफाइन स्पेक्ट्रम निकालना है। तो जे की वैल्यू कोई बता सकता है कि क्या क्या होंगी। मैम डी लाइंस बोला तो 3/2 और 5/2। क्या हुआ, डी जी लाइंस बोला ना आप, वहां पे L=2 हो जाएगा तो L+S2 L-S करके तो J की वैल्यू निकाल लेंगे। उन्होंने बोला है डी लाइन, डी लाइन के लिए आप बोल रहे हो कि एल की वैल्यू 2 रखते हैं, एस कितना रखोगे। हाफ। हाफ, यस, क्यों, क्योंकि देखो डी लाइन के लिए पूछा है तो डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है। अब जो सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सोडियम की लाइन में ही नीचे नीचे ग्रुप में सीजियम प्रेजेंट होगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग देखते ही आउटर मोस्ट शेल को है, तो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, इसीलिए क्या होता है इसके भी आउटर मोस्ट शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मैं इसको 1/2 ले सकती हूँ। तो यहाँ से हमारे पास जे की वैल्यू निकल आएगी L-S टू L मैम इसका एटॉमिक S। नंबर क्या होता है सीजियम का। वो मेरे को भी नहीं पता। वो तो कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ही पता चलेगा ना, आउटर मोस्ट में 1 आ रहा है। नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ, ये पैक्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि सोडियम सीजियम की तरह होता है। ओके।
मतलब जो सीजियम है ना वो सोडियम की तरह होता है। हम लोगों ने सोडियम का स्पेक्ट्रम किया होता है ना, वैसे ही सीजियम का होता है। सीजियम नीचे ही प्रेजेंट होता है सोडियम के ग्रुप में। यस मैम, जितने भी एलिमेंट्स ये फर्स्ट ग्रुप में होते हैं ना, उनका वैसे भी आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है सबके। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा ना लोअर क्लासेस में, +1 +2 में हम लोग करते हैं ना कि अगर ये ग्रुप है, अगर फर्स्ट एलिमेंट के एक आउटर मोस्ट शेल, मतलब फर्स्ट एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में एक वो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, तो पूरे के पूरे ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, चाहे आप नाइट्रोजन वाला देख लो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आगे वटेवर चलता रहता है। ठीक है, चाहे कार्बन वाली सीरीज देख लो, कार्बन है, सिलिकॉन है, इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 4 है, इसके भी 4 है, तो पूरे के पूरे ग्रुप के आउटरमोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तभी मैंने बोला है सीडियम सोडियम के नीचे ही सीजियम प्रेजेंट होता है, सेम ही स्पेक्ट्रम शो करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से जे की वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी, 4, 3/2 से एक आपके पास बन जाएगी 5/2, तो जे की आपकी दो वैल्यूज बनेंगी। जे की हमारी दो वैल्यूज बनेंगी। अब हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ चुकी हैं, दो वैल्यूज आ चुकी हैं। एक हमारे पास है आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या थी, 7/2, और एक हम लोग ले लेते हैं जे की वैल्यू 5/2। एक बार हम लोग आई की वैल्यू 7/2 ही है, एक बार जे की वैल्यू हम लोग 3/2 ले लेते हैं। इसके लिए एफ की वैल्यू बताना क्या बनेगी, I-J to I+J करोगे 2 3 4 5 कि 3 4 5 कैसे आई, 7 6 भी माइनस आएगी 5 2 3 करोगे, 4 मैम। 5 में स्लाइड बैक करना तो। 7 5 तो वो भी कैसे आई, 1 से स्टार्ट होगी। 1 से स्टार्ट होगी। वो भी कैसे आई। 1 to 6 1 to 1 6 आएगी मैम। 1 to 6 बनेंगी। और कर दो, नेक्स्ट स्लाइड लिख लिया है, जो भी स्टूडेंट लिख यस रहा था मैम, ये। यस मैम। मैम न्यूक्लियर स्पिन नहीं लेंगे इसमें, न्यूक्लियर स्पिन है 7/2 और वो जे 3/2, बिल्कुल लेंगे। मैम ऊपर 7/2 वाली की माइनस बात कर रहे हैं, 3/2। 5/2 की बात कर रहे हैं। मैं तो ऊपर वाली स्टेट की बात कर रही हूँ, I-J to I अच्छा प्लस जे। ऊपर वाली स्टेट के लिए करोगे तो आपके पास 1 से लेके 12/2 6 तक आ जाएंगी। तो आपके पास वैल्यूज बन जाएंगी 1 2 3 4 5 6, ये वाली। अगर आप इसके लिए देखोगे, नीचे वाली स्टेट के लिए देखोगे, एफ की वैल्यू कितनी बनेगी, ये बनेगी 2 से 4 लेके 10, 2 से लेके मतलब 5 तक जाएगी। तो यहाँ से एफ की वैल्यू 2 3 4 5 ये बन जाएगी। तो आपके पास ये है 6 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो रहा है आगे, ये आपका 6 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो रहा है। एफ की वैल्यू यहाँ पे 6 5 4 3 2 1, और ये आपका 4 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो रहा है, 4 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो रहा है, 5 4 3 2। तो टोटल कितने बन रहे हैं हमारे पास, 10। 6 ऊपर वाले के बन रहे हैं, 4 नीचे वाले के, तो टोटल 10 स्टेट्स बन रही हैं इसकी, टोटल 10 स्टेट्स बन रही हैं। उन्होंने पूछा क्या था, नंबर ऑफ द हाइपरफाइन स्पेक्ट्रम ऑफ डी लाइंस, स्पेक्ट्रम पूछा है। तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितनी स्टेट्स में स्प्लिट होने वाला है, मतलब हमें देखनी पड़ेंगी ट्रांजिशंस, हमें टोटल देखनी पड़ेंगी कि इसमें ट्रांजिशंस कितनी हो रही है। तो ट्रांजिशन रूल क्या होता है, जा तो डेल्टा एफ की वैल्यू 0 होनी चाहिए, जा +-1, और 0 to 0 ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 0 ही नहीं आ रहा है कहीं पे, तो वो वाला रूल आएगा ही नहीं। 6 to 5 जा सकते हैं क्योंकि 1 का चेंज आएगा। 6 to 4, 6 to 3 नहीं जा सकते, और कहीं पे भी 5 to 5 जा सकते हैं, 5 to 4 जा सकते हैं, 5 to 3 जाएंगे, 2 का चेंज आ जाएगा और कहीं नहीं जा सकते। 4 to 5
4 to 5 जा सकते हैं, 4 to 4 जा सकते हैं, 4 to 3 जा सकते हैं। और कहाँ पे जा सकते हैं? 3 to 5 नहीं आ सकते, 3 to 4 आ सकते हैं, 3 to 3 आ सकते हैं, 3 to 2 आ सकते हैं। और हमारे पास क्या बचेंगी? मेरे को थोड़ा सा ना भी आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास मैंने 3 से कर लिया ट्रांजिशन। अब 2 2 to से 3 और 2 to 2 से 3 जा सकते हो, 2 से 2 आ सकते हो, 1 से 1 से सिर्फ 2 की तरफ आ सकते हो। टोटल कितने बन गई हैं? 3 ये बन गई है, 3 ये बन गई, ज्यादा तो ज्यादा बन गई है। मैम आपने 4 ये to बनी 4 है भी ये, कर दी है। 4 to 4 तो कर सकते हैं। वैसे तो 12 आ रही है ये 12 आ रही है, 12 भी। आंसर में तो है 12। नहीं, हमने कुछ गलती की है क्या इसमें? क्या गलती की है हमने? हम्म। ये नहीं बनेगा। मेरे को एक चीज बताना कि सोडियम वाला देख के, सोडियम की 2 लेवल्स आते थे उसमें, जे की 2 वैल्यूज आती थी। क्या क्या आती थी उसमें? एक 3/2 जे and 1/2, शायद 1/2 and कोई 3/2। स्टेट आती थी, वही वाली स्टेट्स यहाँ पे बनेगी। जो जे की वैल्यू उधर बनती थी ना, वही वाली स्टेट्स यहाँ पे बनेगी। मैम आपने यहाँ पे L2 कैसे लिया है? कौन सा एन? L जो शुरू में, जैसे S तो हमने आउटर मोस्ट शेल में देखा ना, एक इलेक्ट्रॉन तो 1/2, L कैसे लिया 2? डी लाइन लिख रखी थी उन्होंने इसलिए। डी एल, अगर एस ऑर्बिटल होता तो हम लोग क्या लिखते? एल की वैल्यू 0। अगर पी होता एल की बस वैल्यू एस में लगती है। आएगा ना मैम, 6s1 में आता है ना उसका, सीजियम का 55 है तो यस मैम। ऑल्टरनेट। देखो, यहाँ पे ये वाला चीज नहीं लगानी है हमने कि डी लाइन है तो हम लोग ये लेके चल पड़ेंगे। जैसे मैंने बोला था, सोडियम, जैसे सोडियम का स्पेक्ट्रम होता है ना, वैसे ही डिट्टो होता है सीजियम का स्पेक्ट्रम। डिट्टो स्पेक्ट्रम होता है सीजियम का। मैंने लिखा भी था ये वाली चीज। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसा सोडियम का स्पेक्ट्रम होता है वैसे ही डिट्टो होता है सीजियम का स्पेक्ट्रम। मतलब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में ये होता है आपका, सोडियम का जेड होता है 11। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए, फिर 3s1, ऐसे जाता है। एस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। बट जब आप सीजियम की बात करते हो गए तो एस में ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि ये एक ही उसमें प्रेजेंट है। सोडियम प्रेजेंट है, फिर सीजियम प्रेजेंट है, ये सारे एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है, ये सारे एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है। अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 3s1 है ना, तो हो सकता है इसमें 5s1 हो, इन बिटवीन एक कोई 6s1 4s1 होता है वाला। मैम सीजियम में, क्या हुआ? 6s1 होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन सीजियम में। 6s1 में जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि होगा चाहे 3 4 5 6, इसमें एन से तो मेरे को कोई मतलब है ही नहीं, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं हमारे क्वेश्चन में। सिर्फ ये है कि किस में जा रहा है, तो वो एस वाले में जा रहा है। वो क्या है? एस वाले में जा रहा है। तो अगर एस वाले में जा रहा है हमारे पास, तो आप इसको याद रख सकते हो। कहीं सीजियम का आप एटॉमिक नंबर लिखो, फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ इतना याद रखना कि जैसे सोडियम का होता है वैसे ही सीजियम का होगा, तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इसमें अगर सोडियम में अगर 10 लाइंस बनती है ना, तो इसमें भी 10 लाइंस बनती हैं। इसमें भी क्या है?
10 लाइंस बनती है। ये हम बना के भी देख सकते हैं, ये हम बना के भी देख सकते हैं। तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सा है, एस में जा रहा है। इसका जो आउटर मोस्ट है वो एस में जा रहा है। सीजियम का लास्ट एस में जा रहा है। तो एस है तो एल की वैल्यू क्या होगी? 0। एस है तो एल की वैल्यू होगी हमारी 0। S1/2। S1/2। तो यहाँ से J की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2 है। 1/2। सोडियम में हम लोग एक एक्साइटेड स्टेट भी लेके चलते थे ना, तभी ऊपर से नीचे ट्रांजिशन होएगी। ये ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में हम लोग इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजते थे? एस के बाद आता है पी वाले में शिफ्ट कर देते थे। ठीक है, अब मैं वो वाली चीज नहीं रिपीट करूंगी। हम लोगों ने जब जीमन स्पेक्ट्रम किया था वहां पे सोडियम वाला केस बहुत अच्छे से वो डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि एक्साइटेड स्टेट में एस से हाईएस्ट स्टेट कौन सी होगी, पी में चला जाएगा। तो इसके लिए आपके पास एल की वैल्यू कितनी बनेगी, 1, और एस एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1/2। तो जे की वैल्यूज 2 बन जाएंगे, एक 1/2 एक 3/2। तो हमारे पास अपर वाली स्टेट है पी, लोअर वाली स्टेट है एस। तो पी आगे 2 में ब्रेक हो जाता है, एक जे बन जाता है 3/2, एक जे बन जाता है 1/2, एक आपके पास इधर जे की वैल्यू है 1/2। अब काम करो आप न्यूक्लियर स्पिन पे। अब न्यूक्लियर स्पिन लेके एफ की वैल्यूज निकाल के मेरे को आंसर बताओ। 2 मिनट दिए आपको करने के लिए, क्या होगा? आई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है स्टेटमेंट में? आई की वैल्यू 7/2 दे रखी है। अब निकाल के बताओ मेरे को कि टोटल कितनी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस बनेंगी। दो मिनट दिए आपको सॉल्व करने के लिए ये। टेन आएगा जी। आ रही है 10? मैम इसमें ये D1 जो हमारा इसमें ना जी, एस के हाँ जी। एस के केस में 1/2 है तो 2S1/2 नहीं होगा मैडम? और ऐसे ही P के केस में 2P1/2, उसके केस में 10 आ जाएंगे। दोबारा रिपीट करना, क्या बोला आपने? जैसे D1 है मैम ना, D1 और D2। D1 में वो हम तो हम वो 2P1/2 ट्रांजिशन से, सोडियम में। हाँ जी, हम्म, 1/2 से लेके 2S1/2 की तरफ जाएंगे ना D1 के केस में। वो पता है क्या होता है, D1 D2 लाइंस फाइन स्ट्रक्चर के लिए की हुई है हमने सोडियम में, जी जी, इसलिए आपको करने के लिए बोला है। हाइपर फाइन कंपोनेंट्स जो होंगे ना मैम, वो जैसे यहाँ P लिखा है तो 2 भी तो साथ में आएगा। हाँ, ये बोल रहे हो आप ऊपर 2, ऐसे बोल रहे हो? जी मैम। वो तो टर्म सिंबल है, वो तो लिखो चाहे ना लिखो, वो तो हमें पता ही है कि ये वाले आएगा ही आएगा। हाँ, D1 से D2 उसका नंबर चक्कर ऑफ लाइन 10 आ रही है मैम। है। ठीक है, अब देखो इसमें हमने स्प्लिट करना है, तो इस लेवल के लिए आपकी वैल्यू बोलो कितनी आ रही है? 4 आएगी ना, 2 3 4 5। 2 3 4 5 इसके नीचे 3 लिए 4 3 2 3 4 3 4। 3 4
इसके लिए सेम ही 3 4 आएगी। हाँ जी 3 4 तो ये आगे 2 में स्प्लिट हो रहा है, ये आगे 2 में स्प्लिट हो रहा है, ये आगे 4 में स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास एफ की वैल्यूज क्या बन रही है? एफ की वैल्यू बन रही है 5 4 3 2। इधर आपके पास 4 3, इधर आपके पास 4 3। अब हमने ट्रांजिशन रूल लिखना है, एफ की वैल्यू 0 और +-1 आनी चाहिए। तो 0 से 0 ट्रांजिशन नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे ट्रांजिशन करके देखते हैं, ट्रांजिशन करने के लिए देखो अब आपके पास 2 लाइंस बन गई। एक हम लोग इधर से इधर आ सकते हैं, एक हम लोग इस स्टेट से इस स्टेट की तरफ आ सकते हैं। तो हमारी ये ग्राउंड स्टेट है। हमने ऊपर वाली हमारी दोनों क्या है, एक्साइटेड स्टेट। तो हमने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आके देखना है। अगर मैं 5 से 4 की तरफ आती हूँ, 5 से 4 की तरफ आती हूँ, आ सकती हूँ। 5 से 3 नहीं आ सकती, ठीक है, क्योंकि फिर 2 का चेंज आ जाएगा। 4 से 4 की तरफ आ सकती हूँ, 4 से 3 की तरफ आ सकती हूँ। ऐसे ही 3 से नीचे 4 की तरफ आ सकती हूँ, 3 से 4 की तरफ आ सकती हूँ, 3 से 3 भी आ सकती हूँ। ठीक है, और आपके पास बाकी भी आप ऐसे सेम जैसे मैंने किए हैं ना, बस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ जाना है आपने। एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आना है। तो टोटल आपके पास यहाँ पे 10 लाइंस बन जाएंगी। ये आप बना लोगे या फिर जरूरत है मेरे को करने की यहाँ पे? क्योंकि मेरे पास हो रहेगी गया जरा होगा। कम। मैं फिर भी फटाफट से बना देती हूँ, अगर फिर भी किसी को डाउट आ रहा है ना। 5 4 वाली वैल्यूज है, 5 4 3 2 एफ की वैल्यूज है ये हमारी। फिर उसके बाद एक स्टेट यहाँ पे है, इसमें आपके पास 4 3 वाली वैल्यू है। फिर आपके पास एक स्टेट यहाँ पे है, 4 3। अब एक चीज याद रखो, ये ग्राउंड स्टेट है तो आपको ग्राउंड स्टेट तक आना है। ये दोनों क्या है, एक्साइटेड स्टेट्स हैं। ये दोनों क्या है, एक्साइटेड स्टेट्स हैं। तो अब हमने डेल्टा एफ का चेंज 0 और +-, को ध्यान में रखते हुए ट्रांजिशंस करनी है। तो हम लोग फर्स्ट 5 to 4 आ सकते हैं, क्योंकि 1 का चेंज आएगा। 5 to 3 नहीं जा सकते। 4 to 4 आ सकते हैं, 4 to 3 भी आ सकते हैं, और फिर 3 to 4 आ सकते हैं, 3 to 3 भी आ सकते हैं, और फिर उसके बाद 2 to 4 नहीं आ सकते, 2 to 3 नीचे जा सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाएगा 4 to 4 आ सकते हैं, 4 to 3 भी आ सकते हैं, 3 to 4 भी आ सकते हैं, 3 to 3 भी जा सकते हैं। तो टोटल कितनी बन गई है, 10 लाइंस बन गई है। टोटल आपकी 10 लाइंस बन गई है। तो आपको ये चीज तो जरूर पता चल गई है अभी कि जैसे सोडियम था उसमें 10 लाइंस बन रही थी, वैसे ही सीजियम में भी 10 लाइंस ही बन रही हैं। तो आप यहाँ से इतना बड़ा कैलकुलेट करने की बजाय, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि जैसे सोडियम का स्पेक्ट्रम होता है वैसे सीजियम का होता है। तो जैसे सोडियम में 10 लाइंस बनती है, इसमें भी 10 लाइंस बनती है। तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते थे इसको, जस्ट 1 सेकंड में। ठीक है, तो इसको आप 1 सेकंड में इसका आंसर टिक कर सकते थे। अब मैम उसके चार्जिंग पे बाद लगा दो। लगा लिया, मैं भूल गई थी। मैम अगले क्वेश्चन तो हाँ, एक्सरे स्पेक्ट्रम के है ना ये। एक्सरे वो करने नहीं है, वो नहीं करने हैं आपको। आपको करना है एक कोई आधा क्वेश्चन है इसमें। एक्सक्यूज मी मैम, अगर आप मुझे हाँ जी। एक सेकंड मैम ये बताएंगे कि ये 2s और हम 2p कैसे लिख रहे हैं ये पीछे वाले में? जैसे जरा बैक, हाँ, ये जो 2s और 2p के लेवल हमने लिए, ये 2s और 2p हमने किस तरीके से लिए? ये सीजियम में से लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है हमारे s की शेल में, वहां पे L0 है। ठीक है, तो हमने 2s ले लिया, जब उसकी एक्साइटेड स्टेट ले रहे हैं तो ग्राउंड हम स्टेट बात बताती हूँ, सोडियम की बात करती हूँ मैं पहले। सोडियम का क्योंकि छोटा है तो इजीली एक्सप्लेन हो जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये ग्राउंड स्टेट है इसकी।
ठीक है, अगर हमने एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन इसकी बनेगी, मैं जो 3s वाला इलेक्ट्रॉन को आगे 3s के बाद कौन सा होता है 3p वाला आना है तो मैं 3p में भेज दूंगी। तो इस स्टेट में आउटर मोस्ट शेल कौन है 3s है, मतलब s में जा रहा है, और इसमें आउटर मोस्ट कौन है p है। तो मैंने ऐसा लिखा था p1, ठीक है, और नीचे s1 ऐसे लिखा था मैंने। ये एक्साइटेड स्टेट हो गई हमारी, ये ग्राउंड स्टेट है, जैसे सोडियम का है वैसे सीजियम का होता है, ये ग्राउंड स्टेट हो गई। तो अब एल मतलब पी है ना, पी के लिए हमारे पास एल की वैल्यू हो जाती है 1, और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए एस की वैल्यू 1/2। ऐसे ही इधर एल की वैल्यू 0 और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1/2, तो यहाँ से हमारे पास जे की वैल्यू 2 आ गई 1/2 और 3/2। तो हम लोगों ने इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया, 3/2 ऐसे लिखा 1/2 ऐसे लिखा, ऐसे ही इधर तो एक ही स्टेट बन रही है 1/2 की। हुआ है क्लियर अभी? मैम क्लियर तो मुझे हो गया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये 2 कहाँ से हम ले रहे हैं, जैसे 2s 2p, क्योंकि एक में तो 3s हाँ जो 2s, मैम 2s टर्म कहाँ से टर्म सिंबल पूछ रहे हैं 2s प्लस मतलब वो जो लिखा है पीछे। अच्छा, और ये ये कहाँ वाले से मैम। लिखा है, ये वाला हाँ हाँ 2 कहाँ टर्म से आया सिंबल क्या होता है, टर्म सिंबल क्या होता है 2s+1 Lj, यही होता है ना। तो s की वैल्यू 1/2 रखोगे तो क्या बनेगा, 1 1 + 1 2। यस वहां से आया है ये 2, ये टर्म सिंबल की फॉर्म में लिखा है मैंने। ओके ओके मैम। उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन एक्सरे स्पेक्ट्रम के हैं, तो बस आपको इतने ही क्वेश्चंस करने थे, एक्सरे स्पेक्ट्रम नहीं करना है। मतलब आगे हैं कुछ ये लीनियर स्टार के इफेक्ट वाला क्वेश्चन जो है ना। यस मैम, नीचे है। वो तो डायरेक्ट क्लास में ही किया हुआ है, वैसे कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर काउंट करना पड़ेगा, ये कौन सा क्वेश्चन था, 8th। 15 पे आ जाओ मैम अब सीधे ही। काउंट किया है आपने, 15 बन रहा है। जी 15 बन रहा है मैम। एक ना ये 14 क्वेश्चन भी है कि which of the following would not cause the broadening in spectral lines। तो broadening in हाँ spectral line का मतलब हुआ कि वेवलेंथ वो में चेंज, वही मतलब है वो इसका। ब्रॉडनिंग है ना, टॉपिक ही अलग है, अच्छा ये पूरा इसमें नहीं है एक्सरे ना हमें। स्पेक्ट्रम में आता है, यस एक्सरे स्पेक्ट्रम में आता है वो, डॉपलर ब्रॉडनिंग होती है, बहुत चीजें होती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 15 जो स्टार्क इफेक्ट वाला क्वेश्चन है, द लीनियर स्टार्क इफेक्ट इज पॉसिबल इन हाइड्रोजन एटम बट नॉट इन अ सोडियम एटम बिकॉज, ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और द ग्राउंड स्टेट ऑफ सोडियम इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, spin orbit interaction is stronger in sodium than in hydrogen, the electronic energy levels of sodium में डीजेनरेसी नहीं होती है, फिर उसमें डीजेनरेसी होती है हाइड्रोजन में, कौन सा ऑप्शन बनेगा। उन्हें पूछा क्या है कि जो लीनियर स्टार्क इफेक्ट है वो हाइड्रोजन एटम के लिए पॉसिबल है, सोडियम के लिए पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डीजेनरेसी की वजह से, क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम होते हैं ना उसमें डीजेनरेसी होती है। हाइड्रोजन एटम में एक दो तरह की डीजेनरेसी हम लोग पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो, एक कूलम डीजेनरेसी होती है, एक सेकेंड और कौन सी डीजेनरेसी होती है, एक आपने 2n+1 वाली कुछ डीजेनरेसी पढ़ी होगी शायद, n+1 वाली, एक n² वाली डीजेनरेसी, दो तरह की डीजेनरेसी हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन एटम के केस में, दो तरह की
डीजेनरेसीज हम लोग पढ़ते हैं। तो ये दो तरह की डीजेनरेसी सोडियम में नहीं होती है, उसमें सिर्फ एक तरह की ही डीजेनरेसी होती है, इस वजह से स्टार्क इफेक्ट उसमें पॉसिबल नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी टिक करना है आपने अगर पेपर में आता है, ऑप्शन नंबर डी। मैम सोडियम में डीजेनरेसी होती है क्या? बिल्कुल होती है, डीजेनरेसी तो हर उसमें होती है। डीजेनरेसी का मतलब वही है ना कि मतलब एक ही लेवल में दो एनर्जी लेवल आ जाना, एक ही उस पे। यस, डीजेनरेसी होती है सोडियम में, बट हाइड्रोजन में ना दो तरह की आगे डीजेनरेसीज हो जाती हैं। ऑर्बिटल डीजेनरेसी। सॉरी मैम, मैम एक ही तरह की डीजेनरेसी होती है। हाँ जी, मैम आपने कल टू कहा था कि टाइम्स डीजे 12 प्लस। क्या हुआ? कल आपने कहा था कि कुछ डीजेनरेसी पे क्वेश्चंस कर लेंगे। वो मैं अभी बोलने वाली थी जस्ट। उसके बाद इसके बाद ही एक क्वेश्चन नंबर 17 भी है इसमें, जो जीमन इफेक्ट के ऊपर है। द नॉर्मल जीमन इफेक्ट इज, क्वेश्चन नंबर 17। ये स्पेस क्वांटाइजेशन के बारे में बताता है हमें। जो नॉर्मल जीमन इफेक्ट है वो हमें स्पेस क्वांटाइजेशन के बारे में बताता है। ये भी नोट डाउन कर लेना। ये स्पेस क्वांटाइजेशन के बारे में हमें बताता है, कंफर्मेशन ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 भी आप ऐसे ही डायरेक्ट याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 भी जस्ट, ये तो एक्सपेरिमेंट का ही अजम्पशन ही रहती है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग स्पिन निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका इनहोमोजीनियस स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होती है। इनहोमोजीनियस स्टैटिक, ये भी डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड होती है। अच्छा, उसके मैम बाद मैम अब मैंने जो एक स्पेस क्वांटाइजेशन क्या होती है वैसे? फेस क्वांटाइजेशन मतलब कि जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो ना, वो दो तरह से मोशन कर सकता है, या तो वो अप जाता है या डाउन जाता है। उसने ऐसे एक्सप्लेन किया था कि क्वांटाइज्ड मतलब स्पेस क्वांटाइजेशन, क्वांटाइज्ड वैल्यूज रहती हैं उसकी। जैसे एक मतलब कोई स्पेस में डिस्क्रीट। कोई चीज को चेंज कर रही है ऐसा कुछ है मतलब उसका हाँ जी, कोई। हम्म, स्पेस क्वांटाइजेशन मतलब एज सच तो मैं सच बताऊं तो स्पेस क्वांटाइजेशन ना स्पिन क्वांटाइजेशन के बारे में बताते हैं वो, कि स्पिन या तो जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो या तो वो अप जाती है या डाउन जाती है, दो ही तरीके से जाते हैं, तो उसको बोल देते हैं ये स्पेस क्वांटाइजेशन। उसके बाद एक जो क्वेश्चन बचता था डीजेनरेसी वाला, डीजेनरेसी की शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था ना, नाइट्रोजन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर हमने डीजेनरेसी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। डीजेनरेसी निकालने का मेथड क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो होता है 2 टाइम्स 2l+1। ये शॉर्ट ट्रिक है जो हर एक के लिए अप्लाई हो जाती है, ठीक है। 2 टाइम्स 2l+1 डीजेनरेसी निकालनी हो, जैसे आपको क्वेश्चन था नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हमने डीजेनरेसी निकालनी थी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हमने डीजेनरेसी निकालनी थी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट थी वैसे कौन सी? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 2 3s1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसकी s1 बनती है, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसकी s1 बनेगी। तो अगर s बन रही है तो s के लिए आपके पास l की वैल्यू कितनी बनेगी? s के लिए जीरो। l की वैल्यू कितनी बनेगी? 0। तो अगर l की वैल्यू 0 बनेगी तो यहाँ पे 2 × 2, साथ में क्या आ जाता है? 0 आ जाएगा। तो ये 0 बन के इसकी 2 ही डीजेनरेसी आनी चाहिए। जो आंसर था ना वहां पे वो गलत लिखा हुआ था,
वहां पे आंसर क्या है, गलत लिखा हुआ था। इसकी जो डीजेनरेसी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, वो 2 ही आती है, कि डीजेनरेसी 2 ही आएगी। एक और क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। जैसे उन्होंने स्टेट लिखी हुई थी 2s2 2 1s2 2s2 2p2, एक 3d में पहुंचा हुआ है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट है वो s में भी हो सकता है, p में भी, कहीं पे भी हो सकता है। ये एक d में प्रेजेंट था, है नाइट्रोजन का ही केस। तो इस केस में अगर डीजेनरेसी निकालनी हो, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, तो इस केस में अगर डीजेनरेसी निकालनी हो तो l की कितनी वैल्यू बनेगी? l की वैल्यू बोलो 2 कितनी बनेगी। बनेगी? 2। एल की वैल्यू अगर 0 है तो एस होता है, एल की वैल्यू 1 है तो पी है, 10 आया एल इसका। की वैल्यू 2 है तो डी। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स 2l+1, तो ये बन जाएगा आपका 2+1, तो ये बनेगा 5 बन जाएगा, 10 आएगा इसका आंसर। ये तो ऐसे आप किसी भी स्टेट के लिए डीजेनरेसी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। जिस अगर मैम स्टेट की निकालनी, हाँ जी, अगर मैम नाइट्रोजन की हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3s1 है, तो जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हम पूछें तो फिर इलेक्ट्रॉन वो कहाँ भेजना पी है? में जाएगा, वो पी में जाएगा। ये फिर वो थर्ड इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड स्टेट है डी। ओके, से 3p में चला गया मैम, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है ये 2p से जाएगा कि अब 3s1 से जाएगा? 3s से ही जाता है। और 3s पे 0 हो जाएगा? हाँ जी। ओके मैम। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में, हाँ, कुछ स्टेटमेंट्स में गलती की हुई है, ये मैंने चेक किया था। जैसे वो एक आंसर था ना 150 दे रखा था, तो 150 बहुत जगह आपको गूगल पे सही दे रखा है, बट अगर आप उसको चेक करोगे ना बुक में, तो वो 150 नहीं आता है। ठीक है, तो जो किसी की भी आपने डीजेनरेसी निकालनी है तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो। ये सबसे करेक्ट मेथड है डीजेनरेसी निकालने का। के बाद कोई और क्वेश्चन तो मैंने नहीं छोड़ा था अटोमिक में। मैम आप कौन सी किसकी असाइनमेंट करवाएंगे आप अब कल से? असाइनमेंट तो नहीं कराऊंगी, बुक करवाऊंगी। मैम मैम हाँ ये जी, नाइट्रोजन जो आपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बताई है, हाँ जी। ओके, क्लियर है, ठीक है। कौन सी बुक करवाएंगे मैम? अभी ना मैं थोड़ा सा उसमें बैठी हूँ कि बेसिक करवाने की, जैसे ईडी है ना आपका, उसमें बेसिक करवाने की जरूरत नहीं है, सीधे ही मैक्सवेल इक्वेशन से स्टार्ट होता है काम। हम्म। हम प्रैक्टिस करवा दो ना उसकी। यस करा मैम, दो प्रैक्टिस करा दो। उसकी ईडी असाइनमेंट की। करवा दो ना। यस मैम। मैम शाम को ईडी थ्योरी की। करा दो, सुबह उसके क्वेश्चन वगैरह करा दिया करो जो प्रैक्टिस के लिए होते हैं। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। थोड़ा लास्ट वाला पार्ट एक्सप्लेन कर देना, लास्ट के लेक्चर जो है 2 कर, बस बाकी तो ठीक ही है। लास्ट में 2 पॉइंट्स कौन से हैं? वो मैम क्या है वो, वेव गाइड से आगे वाला जो था कुछ। प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स बिटवीन द कंडक्टिंग यार तू प्लेन। गाने मत गा, सोच वही है ना। क्या बोले मैम? रुको रुको रुको। देखो आपका, मैं एक चीज बताऊं मैथमेटिकल की, मैं आपको असाइनमेंट्स आपने सॉल्व कर ली है, मैं आपका ना एक इसका कंप्लीट मैथमेटिकल का आपको भेज दूंगी। सिर्फ मास्टर कैडर वाले बच्चे ना लेफ्ट कर जाओ, मास्टर कैडर वाले बच्चों के लिए नहीं है ये, सिर्फ पीजीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये। जितने भी मास्टर कैडर वाले स्टूडेंट्स है ना, लेफ्ट कर जाओ क्लास। मैम मैम की तो हमें असाइनमेंट्स ही नहीं मिली है अभी तक, कोई नहीं ज्यादा।
मैं जो वही फिजा बताती हूँ। मैम ने करवाई है मैं बस वही है, सर ने तो बस जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है क्लास में वही है बस। मैं आपको बताती हूँ अभी। एक मिनट मेरे को वो खोलने दो। आपका सबसे पहला आता है ना मैथमेटिकल का। मैथमेटिकल की क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगी आज, ठीक है? उसको आप सॉल्व करना, ठीक है? अगर उसमें कोई भी डाउट्स आते हैं, ये पूरी की पूरी असाइनमेंट्स सॉल्व कर लेंगे हम लोग क्लास में, मैं ही करवा दूंगी आपको, बट एक्स्ट्रा टाइम में, ठीक है? मैथमेटिकली कौन से चैप्टर में? सारे के सारे। इसमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है। फिर उसके बाद मैट्रिक्स वाला टॉपिक आता है। फिर उसके बाद आपका मैट्रिक्स वाला हो गया। फिर उसके बाद लैप्लस आ गया, फोरियर आ गया, यही ग्रीन फंक्शन आ गया, ठीक है? फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। ये स्पेशल फंक्शन आ गए, उसमें सारे ही आ जाएंगे। ये है टॉपिक्स। प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल इक्वेशन भी ना। प्रोबेबिलिटी वेक्टर अलजेब्रा। प्रोबेबिलिटी कहाँ है? नहीं है वो टॉपिक्स तो। प्रोबेबिलिटी नहीं है, वेक्टर स्पेसेस है। मैम फिजा मैम की क्लास तो लगवा दो वेक्टर स्पेस के लिए, आज है, आज है, आज है। आज कंटिन्यूटी में आपका लगा ना दो ना, फिर इस वीक सिलेबस कंप्लीट करवा दो हमारा। अ, अभी ना रात को 8:30 से लेके 10 बजे तक आपकी क्लास फिजा मैम की ही है। आज भी है। आज फ्राइडे है ना, कल भी रहेगी और संडे को भी रहेगी। एक तो आपका वेक्टर स्पेस वाला टॉपिक, एक जो 3 दिन लगातार उनकी क्लास है, एक जो कंप्यूटेशनल में कुछ टॉपिक्स है जो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है? जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा ना हो, सॉल्व ना करना पड़े। जैसे बाइसेक्शन मेथड में वो लोग इतने लंबे लंबे मेथड से जाते हैं, तो वो नहीं, जस्ट इजी इजी वाले आपको कंप्यूटेशनल फिजिक्स में करवा देंगे। ये 3 दिन उनकी अब क्लास है। मैडम आप ये मैथमेटिकल कब से करवाएंगे, तो हम उतना पढ़ लें ना पहले, तो कोई फायदा निकले उसका। मैथमेटिकल की मैं जस्ट आपको अभी आफ्टर लेक्चर असाइनमेंट भेजने वाली हूँ, ठीक है? फिर इसको टाइम बता दो मेरे को कि कितने, इसमें अराउंड 50 क्वेश्चंस है जो सॉल्व करने हैं आपको। अब मैं ये डिस्कस कब करूँ वो बता दो। टोटल 50 हैं? टोटल 50 to 60 क्वेश्चंस है। सारे आ जाएंगे इसमें? सारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा। ले लो मैम मैं कभी भी ऐसे दोपहर को। रिवाइज अभी मैं ना ऐसे ही रिवाइज करवाऊंगी, पूरी की पूरी मैथमेटिकल को रिवाइज करवाएंगे, और फिर वही प्रैक्टिस साथ में जब हो जाएगी ना, तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा आपका टॉपिक। और मेरे को टाइम बता दो, या तो ये मंडे को रखते हैं हम लोग। मंडे को रख लेते हैं ना मैम, एक बार पढ़ लेंगे ना हम सारा ये। मैम संडे को कर लो। संडे को तो एक्चुअली मैंने सीएमपी करानी है आपको, वो मेरा कंफर्म है। या मतलब शाम के क्वेश्चन टाइम कभी प्रैक्टिस। मैम, दिन में या शाम में कभी भी कर लो मैम। मैम 3 o'clock ठीक है मैम, 3 PM कर दो आप आज से ही। मैं ना आज आपकी अराउंड फ्री रहना, आज से नहीं वो कुछ भी करूंगी। मैंने आपका अपना मैम ऐसा शेड्यूल करो, टोटली पहले ना फ्री हमें किया है। एग्जैक्ट टाइम टेबल दे दो बना के ना उस भी यहाँ पे। नहीं, वो मैंने बना लिया है। अब मैं अपने आप अपना शेड्यूल फ्री कर लिया है मैंने 1 o'clock से। मतलब 1 o'clock से नहीं, 1:30 से आपका करवा दो लेके मैम मैं 1:30 से। 2-3 घंटे लूंगी। 2-3 घंटे लूंगी। जो आपकी ईडी है ना, उसको कॉन्सेप्ट भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। यस मैम, ईडी भी तो इम्पोर्टेंट है। जी, आज ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। कर दो मैम, कर दो स्टार्ट आज ही। वन मैम थर्टी से है ना मैथमेटिकल का आप ना मैथमेटिक्स। हमें डेडलाइन दे दो कि आप मंडे को करवाएंगे, तो हम पढ़ लेंगे वो पहले। मंडे मंडे ठीक है, मंडे को रखते हैं। बट मंडे को फिर मैं, देखो मैं दोपहर में तो ईडी ही कंटिन्यू करूंगी आपकी। मंडे को 7:30 सुबह ही बैठना पड़ेगा आपको, 1-1.5 घंटा बैठना, ठीक है? तो वहां पे कवर अप करेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे। मॉर्निंग में मैम मैथमेटिकल बोल रहे हैं आप? हाँ जी। मैम मॉर्निंग में तो ईडी करनी चाहिए। ठीक है देखो मैम, साढ़े मैम भी कोई तो दिक्कत नहीं है, ईडी ईडी तो का है फिर ही है ना। कंटिन्यूटी में चल पड़ेगा ना दिन में। मॉर्निंग में बिल्कुल टाइमिंग ब्रेक क्या मत बताई लेना। मैम आपने मंडे को?
और 5:30 तो होती है ना, 7:30 हम लोग फिर मैथमेटिक्स, या फिर पूरा मंडे सुबह वाली क्लास है ना, 2 3 4 घंटे लगा के मैथमेटिकल रखते हैं हाँ हम ये लोग। वो ऐसे करवा देना मैम। सुबह ऐसे 5:30 से लेके, ठीक है, 9:30 तक बजते हैं, 10 बजते हैं, बट ये मैथमेटिकल कर लेंगे हम लोग। वो अच्छा रहेगा मैम। ये सीएमपी हम लोग, उसको मैंने संडे को आपको बोला ही है। तो मॉर्निंग वाली क्लास में आपका क्या स्टार्ट किया जाए? ईडी मैम मैम आफ्टरनून में लोगे मैम डेली में? मॉर्निंग में न्यूक्लियर, 7:30 के बाद क्लास कैसे लगाएंगे जी? सिर्फ मंडे की बात है, सिर्फ मंडे। लगा लेंगे मैम। मैम इतना तो अब मैडम हमें एडजस्ट करना ही मंडे पड़ेगा। में फिर ये रिवीजन हो जाएगा ना मैडम मैथमेटिकल का, तो हम नहीं लगा पाएंगे क्लास मैडम। भाई इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा अब तो एक दिन यार भाई सभी छुट्टी के मार लिए। लो, हम भी मार लेंगे और क्या। पेपर्स के टाइम में बच्चों को। हाँ, एक दिन की बात है, डेली की बात नहीं है, सिर्फ मंडे की। चलो मैं आपको कल बताती हूँ कि मॉर्निंग में क्या चीज स्टार्ट करनी है। मैम आप ना मैम हमें अगर मॉर्निंग टाइम में टेबल बना के सेंड कर दो, फिर उस हिसाब पे हम देख थ्योरेटिकल। लेंगे बस। इसका मैथमेटिकल हो गया, क्लासिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एटॉमिक भी हो गया। कंडेंस मैटर मैंने आपको संडे को करवा देना है, ठीक है। मैम स्टैटिस्टिकल, हाँ जी, एक फिक्स टाइम टेबल स्टैटिस्टिकल ना प्रोवाइड कर दो। मैम अब लास्ट के टाइम में ऐसे ही होता है, ऊपर नीचे होता रहता है टाइम टेबल। टेम्परेरी बना के सेंड कर दो ना, जैसे 1 वीक का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो 30 दिन का भेज देती हूँ आपको। जिसमें थ्री थ्री यस फोर मैम। डेज का बना के भेज दो, देन उसके बाद हम्म, दोबारा बना के भेज देना 3 4 डेज का, क्योंकि इससे ठीक हमें भी है। कंफ्यूजन होता है, हमने अपना भी टाइम टेबल बनाया होता है तो उस बिहाफ पे। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपका ऐसा करते हैं, या तो मॉर्निंग में न्यूक्लियर ही स्टार्ट कर लेते हैं, न्यूक्लियर बचता है ना आपका। यस मैम, वो बचती है। चलो मैं देखती हूँ कि मॉर्निंग में कौन सी क्लास स्टार्ट करनी है। मैम न्यूक्लियर करवाना होगा तो भले फास्ट करवाना, लेकिन शुरू से करवाना हो। आधी अधूरी हमेशा आधी अधूरी छुट्टी है बीच में। नहीं, वो स्टार्टिंग से ही एंड तक होएगी, 2 घंटे है ना, अच्छे हो जाएगी, जल्दी जल्दी कवर अप। तो मैं देखती हूँ, बट आज 1, ठीक है, मैं डालती हूँ टाइम टेबल, ग्रुप में डालती हूँ अभी। और ये प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन भेजती हूँ मैं। आज शायद नोटिफिकेशन आ जाएगी एग्जाम की उसकी, मेरे को लगता है 15 तो हो गई आज। आज लास्ट डे नोटिफिकेशन, अगर आ गई तो आज आ जाएगी, नहीं तो नहीं। और कल कोड कंडक्ट लगने वाला है। कोड ऑफ कंडक्ट से तो मैडम वैसे कोई मतलब नहीं है, वो तो बाद में भी एग्जाम हम ले ऐसे सकते बोल हैं रहे वो। पेपर नहीं होगा अभी। नहीं, कोड ऑफ पेपर कंडक्ट की का बात कोई नहीं है। मतलब नहीं मैम इससे, क्योंकि अनाउंस अगर किया हो ना पहले तो उसको ले सकते हैं एग्जाम को। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि अगर इन्होंने पोस्टपोन करना होगा ना, तो वो आज ही करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा पोस्टपोन। हाँ फिर तो नहीं होगा। पेपर तो वो ले सकते हैं, उसका तो कोई चक्कर नहीं है। वैसे हो जाए आपका ना पोस्टपोन, टाइम मिल जाएगा आपको। अच्छा, यस मैम।